साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक्स, एसबीआई, अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, अब करंट अफेयर का पैटर्न चेंज हो गया है, यानी कि हर एक प्रश्न के बारे में आपसे डिटेल में जानकारी पूछी जाती है और आप ऐसे प्रश्नों का आंसर तभी दे सकते हैं जब उस प्रश्न के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। अभी हाल में जो आईबी का एग्जाम हुआ है उसमें ऐसे ही प्रश्न देखे गए हैं, तो उसी पैटर्न को बेस बना करके हम अपनी करंट अफेयर की ये वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए करते हैं आगाज, शुरुआत करते हैं। देखिए, तो टुडे सेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है, रैंडमली उसमें से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ही ये जज करना है कि कल वाले प्रश्न आपको याद हैं या फिर नहीं है। उसके बाद अपनी टुडे करंट अफेयर, यानी आज की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न होंगे, विथ फोटो, विथ एनिमेशन और पूरी डिटेल में जानकारी के साथ में स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो भी आपको पूरी जानकारी के साथ में कराए जाएंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके, देखिए स्टैटिक जीके आपके एग्जाम में आती है, हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके के प्रश्न आते हैं, तो वहां से स्टैटिक जीके आपकी कवर करा दी जाएगी। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जिन लोगों ने भी जवाब दिया होगा उनके नाम विद स्क्रीनशॉट के साथ में आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं रिवीजन वाले प्रश्नों के साथ में। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने अपने कुल व्यय का 25% कोविड-19 के लिए आवश्यक सामग्रियों के सब्सिडी पर खर्च करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यही घोषणा की है कि 25% जो उसका व्यय होगा वो कोविड-19 पर खर्च किया जाएगा। और इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी कल वाली वीडियो में हमने आपको दी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस प्रसिद्ध लेखक ने अपनी सबसे पसंदीदा 25 कहानियों को एक नई किताब में संकलित किया है? खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ या फिर गणेश सैनी? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, कि रस्किन बॉन्ड ने अपनी 25 कहानियों को एक नई किताब में संकलित किया है। किताब का नाम क्या है, कब लॉन्च होगी, ये पूरी जानकारी हमने कल वाली वीडियो में आपको दी थी, जरूर देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो रिवीजन का आखिरी प्रश्न है, 15 मई 2021 को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 3 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा किसने की है? जीसी मुर्मू, मनोज सिन्हा, सुरेश प्रभु या फिर सतपाल मलिक? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि मनोज सिन्हा, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने यह घोषणा की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। आइए देखते हैं टुडे करंट अफेयर। तो 18 मई आज के करंट अफेयर की प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं टुडे करंट अफेयर का। देखिए, किस राज्य में होने वाले सिंधु दर्शन महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर राजस्थान? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि लद्दाख में हर साल जो सिंधु दर्शन महोत्सव होता है उसको इस बार स्थगित कर दिया गया है। क्यों स्थगित कर दिया गया है, कहां पर होने वाला था, कब से कब के मध्य होने वाला था, ये सारी जानकारी आइए आपको देते हैं। देखिए, तो लद्दाख प्रशासन ने कोविड-19 के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रसिद्ध सिंधु दर्शन महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है। यह महोत्सव जून में गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस बार यह 19 से 27 जून के मध्य लेह में मनाया जाने वाला था। यानी लद्दाख में जो लेह नामक स्थान है वहां पर इस बार सिंधु दर्शन महोत्सव होना था, लेकिन अभी हाल ही में इसको स्थगित कर दिया गया है। डेट याद रखिएगा, 19 से 27 जून के मध्य इसको होना था। सिंधु दर्शन उत्सव के दौरान भक्त बड़ी संख्या में सिंधु नदी के दर्शन करने के लिए आते हैं और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इस बार इस महोत्सव को किया गया है। देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 का प्रसार होगा, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए लद्दाख प्रशासन ने सिंधु दर्शन महोत्सव को स्थगित कर दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे फैक्ट जो हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है सिंधु दर्शन महोत्सव से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, कोरोना वायरस के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए आभासी स्कूल की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा एक आभासी स्कूल की स्थापना की जा रही है। आभासी का मतलब होता है वर्चुअल, यानी कि आप घर पर बैठ करके ही उस स्कूल को अटेंड कर सकते हैं अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप की मदद से। आइए आपको इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। देखिए,
तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संकट के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए एक आभासी स्कूल प्रारंभ करने की बात की है। यह आभासी स्कूल छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल के तहत संचालित किया जाएगा। इन आभासी स्कूल में छात्रों के पास अपने पसंदीदा मेंटर को चुनने और ऑनलाइन अपनी शंकाओं के समाधान करने की सुविधा होगी। यानी कि ऑनलाइन घर पर बैठे आप अपने पसंदीदा टीचर से यहाँ पर शिक्षा ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल यहाँ की अनुसुईया उइके हैं। ठीक है, राजधानी रायपुर है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? 12 मई, 15 मई, 16 मई या फिर 17 मई? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। अब इसकी थीम क्या है? थीम आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए देखते हैं इस वर्ष की थीम क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। देखिए, तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिसे WHD भी कहते हैं, 17 मई को दुनिया भर में ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस सबसे पहले मई 2005 में आयोजित किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। वर्ष 2021 की थीम क्या है? तो अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापना, नियंत्रित करना एवं लंबे समय तक जीवित रहना, यह वर्ष 2021 की WHD की क्या है? थीम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान चालू किया गया है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर यानी कि पंजाब राज्य सरकार के द्वारा कोविड फतह अभियान चालू किया गया है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं कोविड फतह अभियान के बारे में। देखिए, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोविड फतह अभियान चालू किया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस फैल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना चालू की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 5 दिवसीय कार्यक्रम चालू किया था, जैसा हमने आपको बताया था। और छत्तीसगढ़ ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर कार्यक्रम चालू किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर के ये पता लगाएंगे कि किसको कोरोना वायरस का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसको जो है उपयुक्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और अभी हाल ही में इसी को देखते हुए पंजाब राज्य सरकार ने भी यहां पर कोविड फतह अभियान चालू किया है। इस कार्यक्रम में 16 मई से राज्य के संपूर्ण स्टाफ को ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए लगाया जाएगा। हल्के कोविड-19 लक्षण वाले लोगों की पहचान करके उनके घर पर ही आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी। तो कोविड फतह अभियान याद रखिएगा, पंजाब राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अमेरिका के मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब किसने जीता है? नीरज चोपड़ा, जीतू राय, तेजस्विनी शंकर या फिर अरविंदर सिंह? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि तेजस्विनी शंकर ने अभी हाल ही में ये ऊंची कूद का खिताब जीत लिया है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं तेजस्विनी शंकर के बारे में, क्योंकि यह प्रश्न बन सकता है कि ये कहाँ के निवासी हैं, कौन सा खेल खेलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो भारत के तेजस्विनी शंकर ने अमेरिका के मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब जीत लिया है। शंकर ने 15 मई 2021 को ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतने के लिए 2.28 मीटर ऊंचे बार पर से छलांग लगाई थी। तो इनको स्वर्ण पदक मिला है यहाँ पर, यह भी आपको याद रखना है। अश्वनी ने 2019 में भी ऊंची कूद का खिताब जीता था। 2020 का संस्करण कोविड-19 की वजह से रद्द हो गया था, तो 2019 में भी इन्होंने ये खिताब जीता था। तो याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अश्वनी शंकर कहाँ के निवासी हैं? तो दिल्ली के निवासी हैं और ऊंची कूद के ये खिलाड़ी हैं एक तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अभी हाल ही में संपन्न 10वें इटालियन ओपन खिताब का पुरस्कार किसने जीता या फिर इटालियन ओपन खिताब किसने जीत लिया है? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर या फिर सेबेस्टियन वेट्टल? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि राफेल नडाल ने इस खिताब को जीत लिया है, जो 10वां इटालियन ओपन खिताब हुआ। इसके साथ में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। तो आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक डी जोकोविच को हराकर 10वां इतालवी ओपन खिताब जीत लिया। तो किसको हराया इन्होंने? तो नोवाक डी जोकोविच को हराया। याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 10वें इतालवी ओपन खिताब में उपविजेता कौन रहा है। तो याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच हैं वो यहाँ पर उपविजेता रहे हैं, और विजेता कौन रहे? तो राफेल नडाल यहाँ पर विजेता रहे। ठीक है, इस जीत के साथ ही नडाल ने एटीपी मास्टर में अपनी 1000 जीत भी पूरी कर ली है। तो याद रखिएगा, ये इनकी 1000वीं जीत थी। ठीक है, महिला वर्ग में भी याद कर लेते हैं, क्योंकि महिला वर्ग भी पूछा जाता है। तो महिला वर्ग में पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हरा करके इतालवी ओपन जीता है। तो याद रखिएगा, महिला में किसने जीता है? तो महिला में पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने जीता है, और अगर पुरुष में पूछते हैं तो राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, आयुष घर द्वार कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है? उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आयुष घर द्वार कार्यक्रम चालू किया गया है। अब ये कार्यक्रम क्या है, आइए आपको दिखा देते हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने योग का अभ्यास करके होम आइसोलेट कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम चालू किया। यानी कि जो लोग कोविड-19 से पॉजिटिव हैं उनको किस तरह से योग के द्वारा खुद को स्वस्थ करना है, इसके लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम जो है चालू किया गया है। यह कार्यक्रम आयुष विभाग के द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के साथ मिलकर के शुरू किया गया है। तो आयुष विभाग और आर्ट ऑफ लिविंग इन दोनों ने मिलकर के ये कार्यक्रम चालू किया है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश यहाँ पर न्यूज में है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में बता देते हैं। तो हिमाचल के सीएम वर्तमान में है जयराम ठाकुर और राज्यपाल यहाँ के कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहां से आपका टुडे करंट अफेयर खत्म होता है। अब यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है 18 मई मध्य प्रदेश करंट अफेयर महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में किस व्यवसाय के लोगों को संबल योजना में सम्मिलित करने की बात की है। ऑप्शन है तेंदुपत्ता संग्राहकों को, कोयला मजदूरों को, सतना के किसानों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को संबल योजना में शामिल करने की घोषणा की है। अब इससे क्या होगा, आइए देखते हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी तेंदुपत्ता संग्राहक संबल योजना में सम्मिलित किए जाएंगे। तेंदुपत्ता संग्राहकों को संबल योजना में शामिल करने से संबल योजना के सभी लाभ, कठिनाइयों के समय परिवार को मिलने वाली सहायता अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी दी जाएगी। तो संबल एक तरह की योजना है जिसमें जो भी ग्रामीण क्षेत्र के जो आपके किसान होते हैं उनको कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। तो अब जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। प्रदेश के 37 जिलों के तेंदुपत्ता संग्राहकों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 191 करोड़ 45 लाख रुपए की लाभांश जारी किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राशि जरूर याद रखिएगा, 191 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि यहां पर जारी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के वयोवृद्ध नर तेंदुआ शेरू की मृत्यु हो गई है। ऑप्शन है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो कहाँ के जो है प्रसिद्ध जो है वयोवृद्ध नर था जो जिसका नाम शेरू था, उसकी मृत्यु हो गई है। आइए देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वयोवृद्ध नर तेंदुआ शेरू की मृत्यु हो गई है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के वयोवृद्ध नर तेंदुआ शेरू की शुक्रवार को मृत्यु हो गई। शेरू तेंदुआ पर्यटकों में काफी लोकप्रिय था, जिसकी उम्र तकरीबन 16 वर्ष थी। ठीक है, तो 16 वर्ष का ये शेरू तेंदुआ था जिसकी मृत्यु हो गई है। यह तेंदुआ 7 साल पहले महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपुर ताडोबा से प्राप्त किया गया था। तो कहां से लेकर के आया गया था, तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर ताडोबा से इसको लेकर के आया गया था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं, चर्चा में है। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई थी और 1981 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो वन विहार कहां पर है, तो भोपाल में वन विहार स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में अफ्रीका से 8 चीते लाए जा रहे हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, या फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर यानी कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते लेकर के आए जा रहे हैं। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में श्योपुर और मुरैना जिले में विस्तारित है। कहां पर है, तो श्योपुर और मुरैना जिले में कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान विस्तारित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी दिया गया था। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है, 1981 और 2018। 81 में स्थापना और 18 में राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका के नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को लाए जाने की योजना पर अब मुहर लग गई है। जैसे कोविड-19 कंट्रोल में आता है तो ये 8 चीते जो है लाए जाएंगे अफ्रीका के नामीबिया नामक स्थान से अपने श्योपुर वाले यहां पर राष्ट्रीय उद्यान में कूनो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहां से आपका स्टैटिक जीके का संग्राम स्टार्ट होता है। स्टैटिक जीके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न। देखिए, इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी को पॉकेट डायनामो के नाम से भी जाना जाता है। लिएंडर पेस, विजेंदर सिंह, केडी यादव, या फिर गुरबख्श सिंह। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है यानी कि केडी यादव को पॉकेट डायनामो के नाम से जाना जाता है। क्यों, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, तो केडी यादव को पॉकेट डायनामो के नाम से जाना जाता है। वे स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे जब उन्होंने 1952 के हेलसिंकी खेलों में कुश्ती का कांस्य पदक जीता था। तो ओलंपिक में पहले व्यक्तिगत पदक जीतने वाले कौन हैं, तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत पदक जीतने वाले केडी यादव हैं और इन्हें पॉकेट डायनामो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हेलसिंकी खेलों में 1952 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, या फिर दुग्ध क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है यानी कि वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति या फिर दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। देखिए,
तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति का जनक माना जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन डेयरी कहाँ पर है, तो करनाल में जो है राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन डेयरी एवं अनुसंधान केंद्र करनाल में स्थित है। ठीक है, हरियाणा के करनाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए, कल के प्रश्न का उत्तर है चरमावती। कल हमने आपसे पूछा था कि चंबल का पुराना नाम क्या है, तो चंबल नदी का पुराना नाम है चरमावती। आइए देखते हैं किस किसने आंसर दिया है। तो हरीश बाबू ने आंसर दिया, शैलन चौधरी ने बहुत सही आंसर दिया है, साक्षी द्विवेदी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, जितेंद्र भारद्वाज ने आंसर दिया है, मुकेश गंजाम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, पूजा दांगी ने आंसर दिया है, उसके बाद प्रियंका यादव ने बहुत सही आंसर दिया है, राधेश्याम शुक्ला ने आंसर दिया है, शिल्पा वखेड़े ने बिल्कुल सही आंसर दिया चरमावती। ठीक है, उसके बाद देव शर्मा ने बहुत सही आंसर दिया चरमावती। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए। कमेंट जरूर करते रहिए और दोस्तों के पास शेयर भी किया कीजिए। मेरे भाई बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, ठीक है ना, तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जरूर कीजिए। ठीक है, मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए। कोई पैसे हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, बस एक शेयर मांग रहे हैं। एक शेयर और एक लाइक करने में भाई क्या जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न आपको, जिसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखिए, तो हॉकी के जादूगर के उपनाम से किसे जाना जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, हॉकी के जादूगर के उपनाम से किसे जाना जाता है। जितनी ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब देखिए, डेली हम एमपीपीएससी वालों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं रोज 12:30 बजे। आज भी हम लेकर के आने वाले हैं, जरूर देखिएगा अगर आपका एमपीपीएससी का एग्जाम है। साथ ही साथ में एमपीपीएससी के लेवल की, अगर आप जैसे हम इकोनॉमिक्स लेकर के आए, ठीक है, उससे पहले हम आपके लिए भारतीय इतिहास लेकर के आए थे। तो अगर आप एमपीपीएससी के लेवल का इतिहास और इकोनॉमिक्स या फिर अन्य सभी सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं, तो आपका कोई भी एग्जाम हो वहां पर भी आपका भारतीय इतिहास, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, इसके प्रश्न कहीं बाहर नहीं जाने वाले। ठीक है, तो अच्छे लेवल के जो प्रश्न होते हैं वो आपको रोज जो है 12:30 बजे देखने को मिल जाते हैं विद फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो आज भी आएंगे, तो देखना मत भूलिएगा 12:30 बजे। बाकी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।